करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21,000 का आंकड़ा अब पार कर चुकी है। इसमें अभी 16,454 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 681 मरीजों की मौत हो गई है। 4257 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अभी चिंता महाराष्ट्र को लेकर कायम है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों के मामले में गुजरात जो है अब दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन चिंता मध्य प्रदेश ने भी बढ़ाई है, जहां मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। पूरे देश भर से हम लेते हैं कोरोना की अपडेट। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपाली, आपके पास आएंगे। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना के ताजा मामले कितने बड़े हैं, रिकवरी की दर फिलहाल क्या है, बताएं हमें। देखिए कविता, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर से करीब 1250 से ज्यादा पॉजिटिव मामले कोरोना के सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 21,393 तक पहुंच गई है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 16,454 है। अब तक कोरोना की वजह से देश भर में 681 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय का लेटेस्ट डेटा बताता है कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट करीब 20% तक पहुंच गई है। जो लोग ठीक हुए हैं, वापस अपने घर पहुंच गए हैं, उनकी संख्या 4,257 है। जिस तरह से आपने बताया कि महाराष्ट्र में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, लगातार यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है। 5600 से पार यहां पर चला गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 431 नए केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आए हैं। साथ ही 18 लोगों की मौत भी महाराष्ट्र में हुई है। विस्तार से हमारे सहयोगी बताएंगे, लेकिन मैं एक अपडेट आपको दे दूं कि आईसीएमआर ने महाराष्ट्र सरकार को प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। हमने देखा है कि दिल्ली और राजस्थान में पहले से प्लाज्मा पर ट्रायल शुरू किया जा चुका है और अब सरकार की तरफ से जो महाराष्ट्र सरकार है उसे भी ये इजाजत दे दी गई है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 92 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल संख्या 2,248 तक पहुंच गई है। राहत की खबर यह है कि हमने देखा था कि कल कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन अभी बीते 24 घंटे की बात की जाए तो एक मृत्यु यहां पर दिल्ली में हुई है। एक अपडेट मैं राजधानी दिल्ली से आपको और भी देना चाहूंगी कविता की राज्य सरकार ने यहां पर मीडिया कर्मियों के कोविड-19 टेस्ट की सुविधा की शुरुआत की है। लेकिन आज सुबह ही जब यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया कि राजधानी दिल्ली में किस तरह से सिचुएशन है, जो मेडिकल स्टाफ है या फिर जो पुलिस पर्सनल है उनके किस तरह से सुरक्षा की जानी चाहिए, तो ये एक नया निर्देश उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है कि दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स के लिए भी कोविड-19 डेडिकेटेड सेंटर खोला जाएगा। यानी कि अब मीडिया कर्मियों के बाद पुलिस वालों को का भी कोविड-19 टेस्ट राजधानी दिल्ली में कराया जाएगा। दिवाली, यहाँ पर एक और अपडेट जो कि काफी अहम है मेरे मुताबिक, जो रिकवरी दर है वो अब 20% पर पहुंच गई है। इसको लेके क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम पिछले 3 से 4 दिन की बात करें कविता, तो जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4 दिन पहले की बात करें तो 17.45% की रिकवरी रेट थी, लेकिन बीते 4 दिनों में ही ये 20% तक पहुंच गई है। सरकार का ये मानना है कि जो रिकवरी रेट है उसमें भी सुधार हो रहा है। खासतौर पर जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से अपनाई गई है, दिल्ली में और देश में कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जो कि राहत की खबर है। और अगर हम रिकवरी का ग्राफ देखें तो उसमें भी काफी सुधार हो रहा है। सरकार के मुताबिक कि ये जो पूरा आउटकम है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, अब उसका जो इंप्रूवमेंट है, जो एक अच्छा नतीजा है वो भी दिख रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो 20% के करीब पहुंच गई है। दिवाली, एक और अपडेट हमें चाहिए जो कि दिल्ली से ही है। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हाथापाई और बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। कल ही इसको लेकर हमने देखा कि अध्यादेश जो है वो पास हुआ और आज ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स?
बिल्कुल कविता, आपने सही कहा कि कल ही कैबिनेट ने एक अध्यादेश पास किया जिसके तहत जो भी मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं एक और अपडेट दूं कि कल देर रात ही गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर यह भी कहा गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करे, ताकि अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ को कोई परेशानी है वो सीधा नोडल ऑफिसर के पास जाए और अपनी समस्या का निपटारा कराएं। लेकिन आज जो घटना दिल्ली से आ रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर कोविड-19 पेशेंट का जो इलाज कर रहे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जो ये लेटेस्ट घटना है दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल की है। यहां पर अगर हम हॉस्पिटल स्टाफ की माने तो उनका ये कहना है कि कुछ पेशेंट्स को यहां पर लाया गया था जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे। वहां पर पहले से ही कई सारे लोगों का इलाज चल रहा था, सभी मेडिकल स्टाफ काफी बिजी थे, और जब एक डॉक्टर की तरफ से पेशेंट को ये कहा गया कि वो आधे घंटे तक इंतजार करे, इसी बात पर जितने पेशेंट वहां पर थे, करीब 7 से 8 पेशेंट्स थे, उन्हें गुस्सा आ गया और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी भी की। डॉक्टर्स की दूसरी टीम की तरफ से उनको कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इतना कहने पर ये जानकारी जो है हमें मेडिकल स्टाफ की तरफ से बताई गई है कि जब उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, इतनी देर में एक मरीज ने अपने मुंह से मास्क उतारा और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को ये धमकी दी कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव है और आप हमारा इलाज नहीं करते हैं तो हम आपको भी कोरोना से इफेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की घटना राजधानी दिल्ली से आई है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली सरकार ने जांच की शुरुआत कर दी है और जल्द ही इस बारे में हम ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कविता, ऑलराइट, ये तो बात हुई है दिल्ली की, लेकिन चलिए महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, महाराष्ट्र में अगर हम 24 घंटे में देखें 431 नए केसेस आए हैं, 18 की मौत हो गई है। मुंबई को लेकर क्या अपडेट है? पूरे महाराष्ट्र में क्या ये टेस्टिंग की वजह से लगातार मामले बढ़े हुए हैं? क्योंकि अभी भी सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र का ही नाम आता है जहां पर हम कोरोना मरीजों की बात करें तो। बिल्कुल शिखा कविता, आपने देखिए अगर हम महाराष्ट्र के अपडेट करें तो महाराष्ट्र में कुल आंकड़े अब 5,649 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि पूरे राज्य में अब 269 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो मायानगरी मुंबई की है। और मुंबई में जो आंकड़े बता रहे हैं कि 3,500 के ऊपर जा चुके हैं और सिर्फ मुंबई में 160 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता की बात है। और सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है एशिया का सबसे बड़ा स्लम यानी कि मुंबई का धारावी इलाका। कल का जो अपडेट और 24 घंटे जो अपडेट हमारे सामने आए थे उसमें धारावी से तकरीबन 179 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और अब तक धारावी में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कल जब राजेश टोपे जो महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो खुद बाहर निकलकर डॉक्टर के सामने है, सरकार के सामने है। 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका है, लेकिन वहां पर जो तैयारी की गई है वो BMC ने तैयारी की 150 डॉक्टरों की टीम जो डोर टू डोर जाकर टेस्टिंग करेगी। और कल ही वहां पर रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत भी होने वाली थी, लेकिन ICMR की गाइडलाइन की वजह से वो रैपिड टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार अब धीरे धीरे थक रही है और साफ तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके थोड़े से लक्षण दिखते हैं तो खुद बाहर आए, क्योंकि इतने बड़े नंबर लोगों की इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जांच करना, टेस्टिंग करना, स्क्रीनिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र सरकार के लिए। अब तक कुल मिला के कितने लोगों की जांच हो चुकी है? क्या ये आंकड़ा आपके पास है विवेक? देखिए इस पूरे मामले में जो राज्य सरकार है वो हर दिन आंकड़े जांच करती है और जो धारावी की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर 1200 से ज्यादा लोगों की वहाँ पर टेस्टिंग हो चुकी है और 179 लोग पॉजिटिव आए गए हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हम बार बार आपसे कहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर जनसंख्या है और जिस तरीके से लोग वहाँ पर कंजेस्टेड इलाके में एक ही कमरे जो 10x10 का कमरा होता है उसी में 12 से 13 लोग रहते हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के ऊपर कितना दबाव है, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर कितना दबाव है कि सिर्फ धारावी कोलीवाड़ा जैसे बड़े स्लम इलाके हैं वहाँ पर हर किसी की स्क्रीनिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, झुग्गी बस्ती के जो इलाके हैं वो अभी भी परेशानी बने हुए हैं। लेकिन विवेक, महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी देने को भी मंजूरी मिल गई है। ये थेरेपी क्या है और इसके मंजूरी के पीछे क्या वजह हो सकती है?
कविता देखिए, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। प्लाज्मा थेरेपी एक तरीके का जो ब्लड होता है, जो पेशेंट पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव होने की वजह से वो ठीक भी हो जाते हैं और तंदुरुस्त भी हो जाते हैं, उनके ब्लड सैंपल निकाल के जांच की जाती है कि आखिरकार इनके जो इम्यून सिस्टम है कितना हद तक सही है। वही ब्लड सैंपल फिर दूसरे जो मरीज होते हैं उनमें वो ट्रांसफर किया जाता है और ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि उनके इम्यून सिस्टम में कितनी ज्यादा से तेजी से वो ठीक होते हैं, तो उसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। और महाराष्ट्र के पंढरपुर में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो चुकी है और यही कोशिश की जा रही है कि प्लाज्मा थेरेपी मुंबई में भी शुरू हो सके ताकि ठीक किया जा सके। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार लोगों से गुजारिश कर रही है कि ब्लड को डोनेट करें और जो जितने भी मुंबई में और आसपास के इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप हैं उनसे भी गुजारिश की जा रही है कि लोग घर से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आए और ब्लड डोनेट करें। कविता, ऑलराइट, महाराष्ट्र के बाद गुजरात का रुख करते हैं। जो महाराष्ट्र के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो है मरीजों की संख्या 2500 को पार कर गई है। आंकड़ा 2559 पर पहुंचा है और जो 12 घंटे की बात करें तो 152 नए केस गुजरात में दर्ज हुए, लेकिन 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 229 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये बड़ा चिंताजनक आंकड़ा है क्योंकि लगातार इसी तेजी से जो है पिछले 4-5 दिनों का आंकड़ा है वो इसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें 19 से लेके 22 मई तक 4 दिन में जो है 13,000 लोगों की टेस्टिंग करवाई गई थी। ये 13,000 से थोड़े ज्यादा थे। 13,000 लोगों की जांच करवाई गई जिसमें 1,031 मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए। यानी आप एवरेज निकालेंगे तो 250 से ज्यादा मरीज जो है हर रोज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं गुजरात में। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं आप अहमदाबाद का। अहमदाबाद में जो है पिछले 12 घंटे में 94 नए केस निकल के आए हैं पॉजिटिव कोरोना के और 1555 का आंकड़ा पॉजिटिव केस का हो चुका है। यानी करीब 60% जितना जो है केवल अहमदाबाद से ही आपको कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि गांधीनगर जो गुजरात का कैपिटल है वहां पर पिछले 10 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस निकल के नहीं आया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि वडोदरा में आज एक साथ 45 लोगों को छुट्टी दी जाएगी जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नागरवाड़ा करके एक इलाका था, वहां से 45 मरीज 2 दिन में पाए गए थे। वही मरीज आज ठीक होके अपने घर लौटेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हालत यहाँ पर अच्छे नहीं है। लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सामने ये भी है कि टेस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो रहा है, जिसके कारण ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, ये हाल है गुजरात का, लेकिन राजस्थान भी पीछे नहीं है। 27 लोगों की राज्य में अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो 2000 तक पहुंच गए हैं लगभग। भवानी हमारे संवाददाता हैं तमाम डिटेल्स के साथ। भवानी, बताएं ताजा अपडेट क्या है? देखिए, राजस्थान में जो पॉजिटिव की संख्या वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी सुबह से लेकर अब तक 49 पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन जो एक सबसे उम्मीद की किरण वो ये है कि लॉकडाउन 1 के बाद में लॉकडाउन 2 के अंदर राजस्थान के अंदर जो रेट है, संक्रमण की दर है पॉजिटिव की संख्या में, उसमें गिरावट आई है। राजस्थान सरकार ने आंकड़े जारी किए, उसमें बताया गया कि किस तरीके से लॉकडाउन 2 के बाद में गिर रही है संख्या। तो ये एक उम्मीद की किरण देखी जा सकती है, लेकिन ये भी अभी तय नहीं है कि हो सकता हो कि फिर वापस संक्रमण की दर बढ़ भी सकती है, क्योंकि आंकड़े वेरी करते हैं हर दिन। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान के अंदर मॉर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर बाकी राज्यों से जिनमें 1500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए, खासतौर पर उनकी बात कर रहे हैं हम, उन स्टेट्स की जो जहां संक्रमण की दर संक्रमण ज़्यादा है, उनमें राजस्थान में मॉर्टिलिटी रेट सबसे कम में से एक है। सबसे कम तमिलनाडु की है 1500 से ज़्यादा वालों में, फिर राजस्थान की है, और सबसे ज़्यादा मॉर्टिलिटी रेट है जो मध्य प्रदेश की और फिर महाराष्ट्र की। तो ये एक राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाती हैं कि स्थिति थोड़ी सी हो सकता हो कि उसको बेटर मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अभी सुधार हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि केसेस लगातार बरकरार हैं आना। हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एमपी में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है कोरोना मरीजों की, बताएं ताजा अपडेट।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले आगे तो बढ़ रहे हैं। इंदौर और भोपाल अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है कि बीते 24 घंटे में 48 ऐसे जो कोरोना के मरीज थे जो अस्पतालों से स्वस्थ होकर बाहर निकले और 40 नए मामले आए सामने। तो सरकार मानती है, मध्य प्रदेश की सरकार मानती है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है, एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ी और उससे कम मरीज जो है कोरोना के नए पॉजिटिव निकले। लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में दिल्ली भेजे गए हैं इंदौर और भोपाल से सैंपल, और उनके नतीजे आना भी बाकी है। और राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि जो आईसीएमआर ने भी रोक लगाई है, जो रैपिड टेस्टिंग के लिए जो किट आई हुई थी 30,000 की तादाद में मध्य प्रदेश में भी आई थी, उनका फिलहाल मध्य प्रदेश में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन कोरोना पर अब सियासत भी हो रही है, और सियासत के नाम पर जो शिवराज सरकार है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो नए गृह मंत्री बने हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो हालात इंदौर में बिगड़े उसकी एक बड़ी वजह कमलनाथ की सरकार थी, जो उस वक्त सिर्फ आईफा अवार्ड का जो समारोह है वो कराने में मशगूल रही और उसने कोरोना के बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हालांकि कांग्रेस कहती है कि जो बात इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। इसकी बजाय सरकार इंदौर के हालात सुधारने की कोशिश करे। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का कोरोना को लेकर ताजा अपडेट हमें देने के लिए। लेकिन अब हम रुक करेंगे डॉक्टर साहब की ओर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, खासतौर से मुंबई की, जहां पर हम लगातार मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके आकलन के मुताबिक क्या हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र अब स्टेज 3 में पहुंच गया है? खासतौर से कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, फेज 3 एक बड़ी फैंसी टर्म है मेरी समझ में जो आ रहा है, बट फेज 3 इतने कम नंबर्स पे तो हम नहीं बोल सकते हैं कि फेज 3 है, क्योंकि अगर क्लस्टर्स में ही आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होता है और बाकी जगह नहीं हो रहा है, तो उसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं बोलते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का अर्थ है कि बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट आपको मिल ही नहीं रहे हैं और फिर भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी इंडिया में कहीं भी ऐसा तो नहीं देखा गया है। तो कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें तो जो बाकी विदेश में भी देखा गया है, तो कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि रोज नंबर्स डबल हो रहे हैं। जो डबलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है रादर देन कम होना। हमारे देश में भी लॉकडाउन की वजह से जो नंबर्स हैं वो करीब 7-7.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो अगर कम्युनिटी स्प्रेड आती है तो वो डबलिंग टाइम है वो कम होता है रादर देन बढ़ना। तो अभी ये कहना कि कम्युनिटी स्प्रेड है तो उसके लिए नंबर्स बहुत कम है। ऑलराइट, डबलिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं। इस बीच रिकवरी की जो दर है वो 20% पे पहुंच गई है। साफ तौर से कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार की काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच हमारे पास अब रैपिड किट टेस्ट भी नहीं है, इस पर रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये दर गिरेगी? और अब क्योंकि हम 20% पे पहुंच गए हैं, तो क्या 3 मई तक आपको लगता है कि ये दर और आगे बढ़ सकती है? देखिए, जो भी कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ठीक हुआ डिक्लेयर करने के लिए हमें कम से कम 14 दिन चाहिए। किसी को भी आज पॉजिटिव अगर कोई डिक्लेयर हुआ, अगर हम जो भी आंकड़े देख रहे हैं उसके हिसाब से 80 से 90% जो मरीज हैं उनको सिम्टम्स नहीं है, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो क्वारंटाइन में है क्योंकि वो पॉजिटिव हैं। तो सीरियस केसेस सौभाग्यवश इंडिया में बहुत कम है, लेकिन किसी को ठीक हो गया डिक्लेयर करने के लिए 14 दिन बाद जब 2 सैंपल कॉन्जिक्यूटिव सैंपल्स नेगेटिव आते हैं तो उसको हम ठीक हुआ डिक्लेयर करते हैं। तो वो 14 दिन का लैग है। तो अभी जो पहले भर्ती हुआ था 14 दिन पहले, आज वो डिक्लेयर होंगे कि ठीक हो गए। तो ये अभी धीरे धीरे ठीक की तादाद बढ़ेगी जी। और अगर बहुत बड़ी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होती है तो धीरे धीरे ठीक होने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी और नए केसेस की तादाद कम होगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। जी जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया सराहना भी यहां कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार को नाकाम बताने में जुट 57 मिनट पर। केंद्रीय कर्मचारी
कर्मचारी और पेंशनधारियों को अगले साल जून तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए नहीं मिलेगा। सीएनबीसी आवाज ने 2 दिन पहले ही ये खबर आपको बताई थी और आज उसकी पुष्टि भी हो गई है। कोरोना से निपटने में भारी खर्च को देखते हुए सरकार ने इस बारे में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। हमारे साथ इस पर विस्तार से बात कर ले, खबर दिखाई थी और अब इस पर मुहर भी लग गई है। सरकार का आदेश जो आया है उसमें क्या क्या कहा गया है? देखिए, सरकार यानी वित्त मंत्रालय ने जो औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है महंगाई भत्ते को लेकर के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही गई है कि 1 जनवरी 2020 यानी इस साल 1 जनवरी से जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता था उसका भुगतान किया जाना था अप्रैल से, वो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इस 1 जनवरी के बाद 1 जुलाई से भी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जानी थी, वो भी अब बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी 2021 यानी अगले साल 1 जनवरी से जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानी थी वो भी महंगाई भत्ता अब नहीं बढ़ेगा। यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो 3 किस्त है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021, ये तीनों बढ़ोतरी जो है सरकार ने रोक दिया है, यानी अब ये बढ़ोतरी नहीं करेगी। यानी अगली बढ़ोतरी अब आपको अगले साल 1 जुलाई 2021 में देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब तक जो महंगाई भत्ता जिस दर पर आपको मिल रहा होता उस दर पर आपको महंगाई भत्ता मिलता रहेगा, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और एक और खास बात इस ऑर्डर में यह है कि इस बढ़ोतरी को जो रोका गया है उसका भुगतान आपको एरियर के तौर पर यानी बकाया के तौर पर नहीं किया जाएगा। और इससे कम से कम जो मेरी जानकारी है 48 लाख जो मौजूदा कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उन पर असर पड़ेगा। 65 लाख पेंशनधारी हैं, उन दोनों को मिला दें तो करीब 1.25 करोड़ परिवार हैं जो इन पर निर्भर है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना पर जो खर्च किया जा रहा है उसके लिए पैसे जुटाए जा सके। और सरकार का आकलन है कि इस फैसले से 37,530 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बचा लेगी। अक्सर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते पर जो फैसला लेती है उसी का अनुपालन राज्य सरकारें करती है। तो अगर राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाती है तो वो 82,566 करोड़ रुपए बचाएगी। यानी केंद्र राज्य दोनों मिला करके 1,20,000 करोड़ रुपए बचा लेगी, ऐसा सरकार का आकलन है। और इस पैसे का इस्तेमाल निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर कल एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाली हैं। लेकिन लक्ष्मण, हमें यह बताएं कि अब इस मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल दोपहर में जो बैठक होगी उसमें दरअसल जो आर्थिक राहत पैकेज जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंतजार कर रही है, उसकी बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के साथ घंटों बैठक की वित्त मंत्री ने, और माना जा रहा है कि उस समय जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ बदलाव की सिफारिश प्रधानमंत्री ने उस बैठक में की थी। अब उस बदलाव के साथ फिर नए सिरे से प्रस्तावों को रखा जा रहा है और कल बैठक में कोशिश की जाए कि उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाए और इस बीच अलग अलग क्षेत्रों से सुझाव आए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। यह बैठक ऐसे समय में की जा रही है जब आपको अगले ही हफ्ते सोमवार को प्रधानमंत्री सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश यह है कि कोरोना से जिन जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको किस तरह से राहत दी जाए, उसकी रणनीति बनाई जाए। उसी रणनीति के तहत यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर आज शेयरों में भी आज बढ़त का ही दौर रहा। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, सबसे पहले आज के कारोबारी दिन की हाईलाइट्स हमें बताएं। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा सत्र कह सकते हैं। पहले फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट के बाद धीरे धीरे पुल बैक और उसके बाद दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। क्रूशियल रहा आईटी स्पेस का एक अच्छा मूव, चाहे आप टीसीएस को देखें, इन्फोसिस को देखें, दोनों 4 से लेकर 5% तक की एक बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक स्टार परफॉर्मर, करीब 8 से 9% तक की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि आज मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ साथ मेटल, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि आज थोड़ा सा जो प्रेशर था वो एफएमसीजी स्पेस में था जो कि एचयूएल लीड कर रहा था। इसके अलावा कैपिटल गुड स्पेस में भी एलएनटी में थोड़ी सी बिकवाली रही, लेकिन लगातार तेजी के बाद कल जो मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट टेकिंग थी वो आज वापस तेजी में बदली और वहां पर भी खरीदारी रही। तो ओवरऑल एक और अच्छा सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का ही दौर देखने को मिला। इसके अलावा ये बताएं कि आज के पूरे मार्केट सत्र में किन शेयरों में हलचल थी सुमित?
देखिए, शुरुआत तो करेंगे निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक लीड कर रहा था, 9 से 10% तक का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा टीसीएस दोबारा 7 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ 4% का यहां पर भी उछाल था। इन्फोसिस में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और आईसीआईसीआई बैंक भी लगातार बिकवाली के बाद एक पुल बैक में आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजिंग, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम दोनों में ही अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ कैस्ट्रॉल भी एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी खरीदारी यहां पर रही। मिड कैप लूजर्स में एनबीसीसी, मैक्स फाइनेंशियल, इन्फोएज और महानगर गैस कुछ ऐसे नाम थे जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में सबसे ऊपर नाम रहा एफ&ओ गेनर्स में इक्विटास का 20% का उछाल आज इस शेयर में देखने को मिला। इसके अलावा उज्जीवन भी करीब 10 से 15% तक की तेजी आज के सत्र में करता हुआ दिखाई पड़ा। एलआईसी हाउसिंग और एनआईटी टेक कुछ और ऐसे नाम थे जो कि एफ&ओ साइड पे एक अच्छी तेजी आज दिखा रहे थे। एफ&ओ लूजर में पहला नाम यस बैंक का, इसके अलावा बायोकॉन, टाइटन और मैक्स फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में प्रेशर देखने को मिला। इंडिविजुअल सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज आईटी स्टार परफॉर्मर था, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी एनआईटी टेक में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, माइंड ट्री में नंबर से ठीक पहले आज खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग, एनबीएफसी कुछ और ऐसे सेक्टर थे जो कि तेजी में थे और साथ ही साथ मेटल में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। आगे बढ़ते हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने आज चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं जो अच्छे आए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू साल दर साल 21% बढ़कर 1425 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें 52 करोड़ रुपए से बढ़कर 240 करोड़ रुपए पर यह रकम आई है। वहीं सब्सक्रिप्शन से आय की बात करें 41% की बढ़त यहां दर्ज की गई है। नेटवर्क 18 के भी नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग आय 19% बढ़कर 1464 करोड़ रुपए रही है। ऑपरेटिंग एबिटा भी 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 225 करोड़ रुपए आ गया है और इस दौरान कंपनी की टीवी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ 41% रही है। आपको यहाँ एक जरूरी डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो टीवी 18 नेटवर्क का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। काम के दौरान कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर इसे कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। सरकार ने इस पर सफाई दी है कि फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने पर कंपनी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। लेकिन पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं यहाँ पर। देखिए, 20 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने को लेकर सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके कुछ प्रावधानों को लेकर इंडस्ट्री को ऐतराज था और इसमें सरकार से ज्यादा स्पष्टीकरण की मांग की जा रही थी। जिन प्रावधानों का हवाला देकर इंडस्ट्री ऐतराज कर रही थी, जिसमें सबसे अहम यह है कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान अगर कोई कर्मचारी या मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके लिए कंपनी की जवाबदेही तय होगी और उसके ऊपर आपराधिक मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा। सीआईआई, फिक्की जैसे जो इंडस्ट्री चैंबर्स हैं, उन्होंने सरकार से कई फोरम पर इन प्रावधानों को बदलने की मांग की और ये कहा कि इससे डर का माहौल जो है वो बनेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इंडस्ट्री जरूरी सुविधाएं कर्मचारी को नहीं देती है तो फिर उसकी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए इंडस्ट्री को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री इससे सहमत नहीं थी और सरकार से ज्यादा स्पष्टीकरण की मांग कर रही थी और इन प्रावधानों को बदलने की मांग कर रही थी। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार की तरफ से एक और स्पष्टीकरण जारी किया और स्पष्ट रूप से ये कहा कि सरकार ने इस तरह के कोई भी दिशा निर्देश जारी ही नहीं किए हैं, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, ये महज एक अफवाह है। फैक्ट्री में काम करने के दौरान अगर कोई मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया भी जाता है तो इसके लिए कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और इंडस्ट्री जो है वो सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए बिना डर के काम कर सकती है। तो जाहिर तौर पे सरकार के इस स्पष्टीकरण से इंडस्ट्री की जो चिंताएं हैं वो दूर हुई हैं और वो बिना डर के काम कर सकते हैं। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन इंडिगो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी घटाने का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल कंपनी ने पहले सैलरी में 5 से 15% कटौती की घोषणा की थी जो वापस ले ली गई है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, बताएं ताज़ा अपडेट इस पर क्या है?
बार नहीं बल्कि कई बार डायरेक्टिव्स आ चुकी हैं, आदेश आ चुका है कि एयरलाइंस इस वक्त बुकिंग ना करें। सरकार ने एयर सर्विसेज लिफ्ट करने के ऊपर कोई जो है फैसला इस वक्त नहीं किया है और इस वक्त जो सजेस्टेड है वो ये है कि किसी भी तरह की बुकिंग ना की जाए। बहुत ही क्लियर आदेश था, लेकिन उसके बावजूद 16 मई के बाद से लगभग तमाम एयरलाइंस ने बुकिंग शुरू कर दी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 18 मई का हमने एक टेंटेटिवली मेक माई ट्रिप पे देखा है, तो गो एयर और स्पाइस जेट ये दोनों ही जो है अपनी फ्लाइट्स चला रही हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे जाते हैं 9 जून की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडिगो की भी कई सारी फ्लाइट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन हमने कोशिश की गो एयर की एक फ्लाइट टिकट बुक करने की, तो 3 साथ में जो सीटें हैं वो तीनों यहाँ पे बुकिंग ले रही हैं। यानी कि जो तमाम तरह की सरकार की तरफ से जो डायरेक्टिव है उसका पालन बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है और खासतौर पर जो एयरलाइंस हैं वो बुकिंग इस वक्त ले रही हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए मना किया है। सवाल यह है कि जैसे पहले लोगों का टिकट का जो पैसा है वो फंस चुका है, क्या वही स्थिति इस बार भी आएगी? क्या जो एयरलाइंस है वो रिफंड देगी या दोबारा से वो क्रेडिट शेल जैसे स्कीम के चक्कर में पैसेंजर्स को फंसा देंगी? तो इस बात को लेकर सरकार की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए या एयरलाइंस को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। शुक्रिया रोहन। लॉकडाउन और कोरोना की मुश्किलों के बीच एक अच्छी खबर है। अगर आप लॉकडाउन या कोरोना संकट की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं या फिर इसे रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। IRDAI ने एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि प्रीमियम भरने या रिन्यू कराने के लिए 1 साल तक वक्त मिलेगा और आप इसे किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी होगी। लेकिन पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने या रिन्यू कराने को लेकर जो दिक्कतें आ सकती हैं उसको लेकर IRDAI ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, इस वक्त लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है या फिर उसको रिन्यूअल नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसने सभी बीमा कंपनियों को कहा है कि वो सारे पॉलिसी होल्डर्स को 1 साल का विकल्प दें, यानी 1 साल तक अगले साल 31 मार्च 2021 तक बीमा की जो रकम है उसको चुकाने का विकल्प मौजूद कराएं। और इसके बाद तमाम जितनी भी बीमा कंपनियां हैं जल्दी आप देखेंगे कि अपने वेबसाइट पर अपने ग्राहकों को, अपने पॉलिसी होल्डर्स को इस तरह का विकल्प देना शुरू करेंगी। तो IRDAI ने यह भी कहा है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो सुविधा है, इसको वो चाहे तो आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि इसमें कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बीमा की जो रिन्यूअल की रकम है या फिर जो प्रीमियम की रकम है उसको चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा मिलेगी और ये इंस्टॉलमेंट आप अगले साल तक चुका सकते हैं। तो ये काफी फायदा एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का काफी डर था कि अगर वो प्रीमियम नहीं चुका पा रहे हैं या फिर रिन्यूअल नहीं करा पा रहे हैं तो हो सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी और कोरोना के इस संकट में उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। तो ये एक बड़ी राहत IRDAI की तरफ से पॉलिसी होल्डर्स की सामने आई है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं, बने रहें। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में सोनिया ने कहा है कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया ने कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठाए। सोनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने PM से टेस्टिंग बढ़ाने का आग्रह किया था। सोनिया ने कहा है कि PPE किट भी खराब क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि देश में किसान और मजदूर मुश्किल में है। As we all know, since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly, both in spread and in speed. The lockdown continues, and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our Khet Mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt,
and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कोरोना को लेकर भारत की रणनीति और सरकार के सख्त फैसलों की चर्चा दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी हो रही है। अब दिग्गज बिल गेट्स ने पीएम मोदी को एक खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके उठाए कदमों की तारीफ की है। गेट्स ने कोरोना महामारी को लेकर भारत में उठाए गए कदमों को सही बताया। खत में गेट्स ने लिखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीएम रखने की तरीके काबिल तारीफ हैं और बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप की भी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी से लड़ने में मोदी जी की सरकार डिजिटल क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप बनाना एक बेहतर आइडिया है जो कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क का पता लगाने के साथ साथ लोगों को स्वस्थ सेवाओं से जोड़ने का भी काम करता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से सील किए जाने के बाद पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। किसी भी जरूरी काम से जुड़े शख्स को बिना पास के दिल्ली नोएडा बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। पुलिस बिना जांच के किसी को जाने नहीं दे रही है और इस दौरान कुछ बैंक कर्मियों के पास नहीं था जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर से लौटा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात की गई है जो आने जाने वाले लोगों की स्कैनिंग कर रही है। इस दौरान लोगों को बुखार भी हो रहा है जो कि चेक किया जा रहा है और अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें अस्पताल भेजा जाता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आज दूसरा दिन है जब ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील रहेगा और आज दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है वो बॉर्डर्स पर देखी जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, हर किसी की जांच की जा रही है, उनसे पास मांगा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर डीएम के आदेश हैं कि जिनके पास होंगे सिर्फ उन्हीं को ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त होगी। इसके लिए स्पेशल पास बनाए गए हैं। एसेंशियल सर्विस में जो लोग लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पास दिए गए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो या मीडिया कर्मी हो, सभी के लिए अब पास बना दिए गए हैं और इसके बाद से अब जो सख्ती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे साथ राकेश जी हैं। सर, कल से ये शुरू हुआ है जब दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर सील हो गया है, कितनी सख्ती बरतनी पड़ रही है और कैसे लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इसका 100% पालन करा रहे हैं। जिनको छूट दी गई है कि उनके अलावा किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, उनको समझा बुझा कर, और जो नहीं मान रहे सख्ती से वापस करा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के आजादपुर मंडी के एक कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग दहशत में हैं। आजादपुर मंडी को 15 दिनों के लिए सील करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मंडी के कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। एक हफ्ता के लिए अगर ये ना बंद हुई संपूर्ण रूप से तो हो सकता है मंडी में पूरा इटली का माहौल आजादपुर मंडी में बन सकता है। आजादपुर मंडी को सील करने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कल तक जब तक ये बुलेटिन बना था तब तक ये जानकारी नहीं थी और इसको अगर जो भी है कंटेनमेंट के जो भी इश्यूज हैं, सैनिटाइजेशन है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सबको लागू किया जाएगा ठीक से। हालांकि कारोबारी की मौत के बाद पुलिस ने मंडी में सुरक्षा और भी बढ़ा दी है। एक व्यापारी की कल मौत जी सर, मौत हुई थी। क्या उसकी वजह से आप सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? सिक्योरिटी बढ़ा दी जी सर। हैदराबाद में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनर्स में कोरोना टेस्टिंग लैब्स तैयार किए हैं। इन लैब्स को वहां के एक अस्पताल में तैयार किया गया और इन्हें महज 15 दिन में तैयार करने का दावा भी किया गया। बताया गया कि इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस लैब को सिर्फ 15 दिनों में तैयार कर दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि ये जो लैब है ये मूवेबल है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और जाहिर तौर पर इस वक्त की जरूरत भी यही है कि जहां भी जरूरत हो वहां इस तरह की लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ के अधिकारी ने दावा किया कि इस लैब में एक दिन में 1000 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जो भी सैंपल भी चेक करते बाहर कुछ भी नहीं है, इसको 100% सेफ्टी एनवायरनमेंट में लोग टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा बनवाया गया है कि कम से कम 1000 सैंपल्स कर सकते हैं एक आदमी। बताया गया कि ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लग जाता है।
आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा भी उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्रिप्शन करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आप पा सकते हैं।